श्रीलंका ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। 27 इयर्स बाद इंडिया को बायलैटरल सीरीज पे हराया है और ये श्रीलंका क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि अगर आप देखो पिछले कुछ सालों से श्रीलंका क्रिकेट सिर्फ नीचे जा रहा है और इस सीरीज पे इंडिया की मेन टीम को श्रीलंका ने हराया है। हर एक मेन प्लेयर्स इंडिया की टीम में था, उस टीम को व्हाइट वॉश किया, तो श्रीलंका के लिए तो बहुत बड़ा जीत है। आप बहुत लोग कहेंगे कि ये हार जस्टिफाइड है क्योंकि पिच ऐसा हो जाता है सेकंड इनिंग्स पे, स्पिन बहुत होता है बॉल सेकंड इनिंग्स पे, इसलिए बैटिंग नहीं होता है। जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आप देखो तो ये कौन सा टीम है, इंडिया है, जो बचपन से स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे खेलते हुए बड़े हुए इधर के बैट्समैन। एक टाइम पे हम दुनिया में सबसे बेस्ट स्पिन को खेलते थे। हम ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड नहीं है कि हम पेस और बाउंस खेल के बड़े हुए, पार्थ पे एडिलेड पे खेल के। हम चेपॉक, ईडन गार्डन जहां पे बहुत स्पिन होता है, हम उधर खेल के बड़े हुए। ठीक है, तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। हमें स्पिन खेलना आता ही नहीं ऐसा लग रहा है इस सीरीज पे। आप क्योंकि इंडिया ये सीरीज हार गया है तो सब कोई गौतम गंभीर को ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि गंभीर आके खुद बैटिंग कर रहे हैं। मतलब गंभीर को ब्लेम करना मेरे हिसाब से एक सीरीज की बात जस्टिफाइड नहीं है। कौन सा कोच बायलैटरल सीरीज नहीं हारता? सब हारते बायलैटरल सीरीज। हमने बैटिंग इतना खराब किया है। जब गंभीर पे डिस्कस करना चाहिए था हमने डिस्कस किया है, कि जब स्क्वाड हमें समझ में नहीं आया हमने क्वेश्चन किया है। लेकिन इधर गंभीर पे क्वेश्चन नहीं बनता है। एक सीरीज की बेसिस पे आप गंभीर को जज नहीं कर सकते हो। मतलब जो लोग इतना एक्साइटेड थे गंभीर को कोचिंग के लिए कि गंभीर क्या करेगा, वही लोग गंभीर को गाली दे रहे कि गंभीर क्या गलती है, गंभीर डिक्टेटर है। ये सब अभी बनता नहीं है। ठीक है, हालांकि एक चीज पे सवाल उठना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी शायद T20 सीरीज में कहा था कि गंभीर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसका मैं कभी भी ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं। ठीक है, अगर आप देखो पहले ओडीआई पे शायद नंबर 4 पे सुंदर आया था, दूसरे मैच पे नंबर 4 पे शिवम दुबे आया था, तीसरे मैच पे नंबर 4 पे ऋषभ पंत आया था। तो एक एक मैच पे अगर आप नंबर 4 पे एक एक डिफरेंट लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भेजते हो, एक मैच के बेसिस पे आप कैसे जज कर लोगे कि वो नंबर 4 पे परफॉर्म कर सकता है कि नहीं? अगर पहले मैच पे वॉशिंगटन सुंदर को भेजा तो आपको दूसरे मैच पे भेजना चाहिए था, या फिर आप दूसरे मैच पे शिवम दुबे को भेजा तो तीसरे मैच पे भेजना चाहिए था। तीनों मैचेस में नंबर 4 पे डिफरेंट लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ओरिजिनल पोजीशन है बहुत सारे बैट्समैन का, वो उस ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ गया। जैसे कि केएल राहुल शायद पहले मैच पे बहुत नीचे आया था बैटिंग करने, शिवम दुबे भी बहुत नीचे आया था पहले मैच पे बैटिंग करने के लिए, और ये हर एक मैच पे हुआ है। श्रेयस अय्यर कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है। तो एक सवाल बन सकता है कि क्योंकि बैटिंग पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से फ्लक्चुएट हुआ है क्या, इसलिए बैट्समैन खराब परफॉर्म किया है? हालांकि इतना फ्लक्चुएट होना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एक आपको, अगर आप नंबर 3 पे खेलते हो, मैं अगर आपको नंबर 4 पे भेज दूंगा, आपसे कुछ होगा ही नहीं बैटिंग, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है इस सीरीज पे बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब जोर जबरदस्ती। ऐसा नहीं है ना कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कंपलसरी है, फिर तो टीम सिलेक्शन में हर एक टीम यही करता, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। मतलब है नेचुरली तो कराओ, अगर नहीं है तो जोर जबरदस्ती फिट करने की ट्राई मत करो। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्राइम टीम देखो, एक टाइम पे ओपनिंग करने आता था मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट, दोनों लेफ्ट हैंडेड, उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे 3 राइट हैंडेड बैट्समैन, रिकी पॉन्टिंग, डेमिन मार्टिन, एंड्रू साइमन, लेकिन सब फट के रखते थे। तो लेफ्ट राइट पे ज्यादा घुस गया मुझे लगता है। हालांकि इस सीरीज में फ्लक्चर होने का और एक रीजन ये था क्योंकि लेफ्ट हैंडेड स्पिनर जो थे विल्ला लागे या फिर असलंका बहुत ज्यादा बॉल को टर्न करा रहे थे। तो शायद गंभीर को लगा कि कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जाके इनको काउंटर अटैक कर पाएगा, क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन से खेला नहीं जा रहा है। शायद बाकी आगे की सीरीज पे इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उसने किया है जो काम नहीं किया, इस पे सवाल बनता है। लेकिन गंभीर को ब्लेम करना अभी इनिशियल स्टेज पे एक सीरीज के बेसिस पे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हमने खराब बैटिंग किया है, बहुत ज्यादा खराब बैटिंग किया है। ठीक है, और मुझे लगता है कि कल के मैच में रोहित शर्मा का कैप्टनसी भी अप टू मार्क नहीं था, जो बहुत कम होता है रोहित शर्मा से जब इंडिया के लिए खेलता है। ठीक है, अब शुरू से शुरू करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस ग्राउंड पे टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, और फिर तीसरे बार असलंका टॉस जीत के पहले बैटिंग चुनता है। इंडिया का प्लेइंग 11 थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे लगा था सेकंड मैच के बाद कि जितने भी प्लेयर्स बाहर बैठे उनको मौका मिलेगा, खलील, हर्षित, रियान। हालांकि दो ही चेंजेस हुआ है, एक केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत आया है, दूसरा रियान पराग आया है अर्शदीप की जगह। मतलब हमने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड किया है। नंबर 9 तक बैटिंग था। 11 टीम में 11 प्लेयर्स का टीम होता है, उसमें 9 लोगों को बैटिंग आता है, प्रॉपर बैटिंग। फिर भी हमने सिर्फ 26 ओवर तक बैटिंग किया है।
एक ओडीआई मैच पे 9 बैट्समैन खिला के हमने सिर्फ 26 ओवर तक बैटिंग किया, जो बहुत ज्यादा शेमफुल है। ठीक है। अब जो एक चेंज मुझे समझ में नहीं आया कि केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत, अगर चेंजेस होना चाहिए था तो शायद और भी चेंजेस होना चाहिए था। अगर आपको कोई पूछे कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में से कौन बेटर ओडीआई बैट्समैन है, या फिर अगर आप जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स, क्रिकेटर्स, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, किसी का भी बात सुन लो, सबके हिसाब से केएल राहुल का टेम्परामेंट बेटर है, केएल राहुल का टेक्निक बेटर है, केएल राहुल क्लास बैट्समैन है। तो मेरे हिसाब से अगर बॉल इतना टर्न हो रहा है ऐसे पिचेस पे, तो बेटर बैट्समैन कौन होता है? जिसका टेक्निक ज्यादा अच्छा है, जिसका टेम्परामेंट अच्छा है, जो टेस्ट में अच्छा खेलता है, वो तो केएल राहुल हुआ ना। श्रेयस अय्यर से बेटर बैट्समैन केएल राहुल है ना। लेकिन केएल राहुल को ड्रॉप क्यों किया? ऐसा भी हो सकता ना कि केएल राहुल, ऋषभ पंत दोनों प्लेइंग 11 में होता और श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके ऋषभ पंत को लाता। लेकिन जो माइंडसेट का प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है उस माइंडसेट की वजह से केएल राहुल को ड्रॉप किया गया। हालांकि अगर आप देखो टेस्ट मैच पे भी अगर ऐसे पिचेस होंगे ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी केएल राहुल होगा, श्रेयस अय्यर नहीं। क्योंकि केएल राहुल का टेम्परामेंट बेटर है। लेकिन जैसे मैंने सेकंड मैच पे एक्सप्लेन किया था कि केएल राहुल का माइंडसेट इतना खराब है, वो उसका फट गया था सेकंड मैच पे। उसने अपना बैटिंग स्टांस चेंज कर लिया था स्पिन से बचने के लिए। तो वो माइंडसेट शायद केएल राहुल को ड्रॉप करवाया। हालांकि ऋषभ पंत के पास एक बेहतरीन मौका था, जो मौका ऋषभ पंत को टी20 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच में मिला था, जहां संजू और ऋषभ के बीच कंपटीशन था, क्योंकि दोनों का आईपीएल बहुत अच्छा गया था। लेकिन वार्म अप मैच पे संजू ने अच्छा नहीं खेला, ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा खेला। अगर कल ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेलता, मैं लिख के दे सकता हूं, केएल राहुल से पहले ऋषभ पंत का सिलेक्शन बन जाता एज ए विकेट कीपर। केएल राहुल स्क्वाड में होता, लेकिन प्लेइंग 11 में शायद ऋषभ पंत आगे बढ़ जाता अगर अच्छा खेलता तो। लेकिन ऋषभ पंत क्या करता है, बॉल हाथ से छूटने से पहले आधे पिच पे खड़े हो जाता है। आधे पिच पे खड़ा हो गया बॉल हाथ से छूटने से पहले ही। और अगर विकेट कीपिंग में देखो, मुझे याद है कि थिक्सचना का जो स्टंपिंग था, बहुत ही इजी मौका था, बहुत लेट कर दिया स्टंप को तोड़ने में, जहां पे रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को गाली भी दी है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने अपना चांस गवा दिया है, मतलब नंबर 1 बनने में। इंडिया का अगर विकेट कीपिंग बैट्समैन देखो ना, जो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, प्रॉब्लम तो नजर आ रहा है टी20 में भी, ओडीआई में भी। टी20 में जब पांत खेलते लगता है संजू को मौका मिलना चाहिए, जब संजू खेलते लगता है पांत को मौका मिलना चाहिए। ओडीआई में जब राहुल खेलते लगते हैं ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए, जब ऋषभ पंत खेलते लगते हैं राहुल ही बेटर था। मतलब ऐसा लगता है कि 3 विकेट कीपर के बीच कंपटीशन चल रहा हो, इन 3 में से जो सबसे कम खराब है उसको लेंगे। ऐसा नहीं इन 3 में से जो बेस्ट है, इन 3 में से जो सबसे कम खराब है उसको लेंगे, ऐसा लग रहा है। ये जो विकेट कीपर बैट्समैन का जो इशू है, मुझे लगता है फ्यूचर में कंसर्निंग हो सकता है। ऋषभ पंत का माइंडसेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइंडसेट, लेकिन अलग ही शॉट खेलता है, मिस टाइम इतना करता है। ठीक है। केएल राहुल क्लास बैट्समैन है, माइंडसेट बहुत खराब है। संजू सैमसन जब मौका मिलते, गिने चुने कुछ मौका मिलते, उसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कंसर्निंग हो सकता है फ्यूचर में जाके। हालांकि ऐसा लगता है कि लोगों को कि ये श्रीलंका में मैच था इसलिए हार गए, क्योंकि स्पिन बहुत हो रहा था। एक बात तो ये है कि ये हमारा इस साल का लास्ट ओडीआई मैच था, कल का मैच। इस साल इंडिया का कोई और ओडीआई मैच नहीं है, नेक्स्ट शायद जनवरी पे इंग्लैंड के साथ है। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 3 ही मैच बाकी है। दूसरा चीज ये है कि आपको पता नहीं है, क्या पता आप चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में होगा, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाला, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, हो सकता है कि एशिया कप की तरह इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हो और हमें ऐसे ही पिचेस मिलेंगे। और कल तो रोहित शर्मा ने खुद कहा है मैच के बाद कि एक सीरियस इशू है जिसपे हम बात करेंगे कि हमसे स्पिन खेला क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है। तो इतना लाइटली हम नहीं ले सकते, हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हमारे जो मैचेस है वो श्रीलंका में ही हो। आप सिराज मियां और शिवम दुबे बॉलिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारे पास एक ही पेसर था। दुबे ने ठीक ठाक बॉलिंग किया है, 4 ओवर पे 9 रन दिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत खास बॉलिंग किया है, क्योंकि शिवम दुबे का पेस ही होता है 122 125। तो इस पिच पे अगर आप स्लो बॉल डालोगे तो बैट पे आता नहीं है, इसलिए उसको मारना मुश्किल था। सिराज को तो पहली ओवर से धोके रख दिया। मतलब ऐसे पिचेस पे इतना मार खाया सिराज, जो अनबिलीवेबल है। मैं पहले भी एक चीज कह चुका हूं, हमेशा कहता हूं, अगर सिराज एग्रेशन दिखा रहा है उसका मतलब है वो पहले पिट चुका है, या फिर एग्रेशन के बाद पिटेगा। मतलब इतना मार खाया सिराज कल, अगर उसका आप देखो 80% बॉल वो लेग स्टंप पे डाल रहा था पैर पकड़ के। समझ में नहीं आया क्यों। एक टाइम पे तो रोहित शर्मा भी गुस्सा कर गया कि मैं फील्ड कहां पे रखूं, तो बॉल कहां पे डाल रहा है। और मुझे इसलिए लगता है कि रोहित शर्मा से कैप्टन से ज्यादा खास क्यों नहीं हुआ कल,
एक रीजन है कि शायद स्पिनर्स को अच्छे से यूज नहीं किया है। जिस पिच पे स्पिनर्स के लिए इतना ज्यादा मदद है, उधर एक टाइम पे नॉन स्टॉप सिराज को बॉल दे रहा था और सिराज मार ही खा रहा था। पहला विकेट 20th ओवर में जाकर गिरता है, ओपनिंग पार्टनरशिप 89 रन का था जब आके अक्षर ने पहला विकेट लिया। उसके बाद 20 से 35 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा। श्रीलंका का स्कोर शायद 35 ओवर्स के बाद 165 फॉर 1 था। और जो सबसे शॉकिंग था मेरे लिए, उस 35 ओवर्स में, मतलब पहले 35 ओवर्स में रियान पराग का सिर्फ 2 ओवर था। अगर अपने रियान पराग को खिलाया, उसके पीछे एक रीजन ये होगा कि रियान पराग ऑफ स्पिन डाल सकता है, लेग स्पिन भी डालता है, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा बॉलिंग डाल सकता है। वो T20 में अच्छा किया है, ऐसे पिच पे तो असलंका भी अच्छा कर रहा है जो बॉलिंग नहीं डालता। जो असलंका बॉलिंग नहीं डालता वो भी अच्छा कर रहा है, तो रियान पराग ऑब्वियसली अच्छा करेगा जो डोमेस्टिक में हर एक मैच में बॉल डालता है। लेकिन 35 ओवर तक रियान पराग को सिर्फ 2 ही ओवर दिया गया जो मेरे समझ से बाहर था। और उस मिडिल ओवर पे सिराज को नॉन स्टॉप बॉलिंग दे रहा था। आविष्का फर्नांडो सिराज को मार मार के भरता बना दिया, फिर भी नॉन स्टॉप सिराज को बॉल दिया जा रहा था। जो मेरे हिसाब से थोड़ा गलती हो गया रोहित शर्मा से कि इतना देर तक रियान पराग को रोक के क्यों रखा। 36 ओवर में रियान पराग आता है और रियान पराग थर्ड ओवर था वो, उधर फर्नांडे को 96 पे वो एलबीडब्ल्यू कर देता है। बेचारा लेग स्पिन के लिए खेल गया था, बॉल सीधा निकला, प्लम्ड। उसके बाद 171 फॉर 1 था श्रीलंका, उधर से 199 फॉर 6 हो गया था। 199 फॉर 6। फिर कुशाल मेंडिस और कमिंदो मेंडिस के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ और 50 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 248 फॉर 7। फिर से श्रीलंका ने 50 ओवर बैटिंग किया है। जो इंडिया और श्रीलंका का डिफरेंस रहा इस सीरीज पे, तीनों मैच पे, कि श्रीलंका के जो बैट्समैन है वो हर एक मैच पे बेटर होता गया है। पहले मैच पे श्रीलंका ने 230 बनाया था, दूसरे मैच में श्रीलंका ने 240 बनाया था, तीसरे मैच में श्रीलंका ने 248 बनाया था। हर एक मैच में श्रीलंका का रन बढ़ रहा था। इंडिया का रन देखो हर एक मैच में कम हो रहा था। पहले मैच में इंडिया भी 230 बनाया, दूसरे मैच में शायद 208 बनाया था, तीसरे मैच पे 138। तीनों मैच पे इंडिया 50 ओवर बैटिंग ही नहीं किया है और श्रीलंका तीनों मैच पे 50 ओवर बैटिंग किया। जो बेसिक डिफरेंस इंडिया और श्रीलंका के इस सीरीज पर आया यही है। और मेरे समझ से बाहर था कि वॉशिंगटन सुंदर का 2 ओवर बाकी था, रियान पराग के 1 ओवर बाकी थे, 3 ओवर स्पिनर्स का 3 ओवर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पिचेस पे, आपने मतलब उनको दिया ही नहीं 3 ओवर। 50 ओवर में से 9 ओवर सिराज ने डाला जो मेरे लिए बहुत ही अननेसेसरी था। और शायद उस 9 ओवर में सिराज ने कुछ 76 या 78 रन दिया है 8.7 की इकोनॉमी में। ऐसे पिच पे 8.7 की इकोनॉमी से सिराज ने बॉलिंग किया और 9 ओवर सिराज को देना मेरे हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। और 2 ओवर सुंदर का और 1 ओवर रियान पराग का बचा के रखना मेरे हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। इसलिए पहले ही इनको बॉल दे देना चाहिए था। शिवम दुबे को भी शायद 1-2 ओवर कम ही मिला है क्योंकि दुबे का पेस बहुत कम है और ऐसे पिचेस पे बॉल बैट पे नहीं आता तो मारना मुश्किल होता है। शायद शिवम दुबे को भी पहले 40 ओवर से पहले और 1-2 ओवर दे देना चाहिए था सिराज को। इतना 9 ओवर देना बिल्कुल भी बनता नहीं था कल के मैच पे, जहां पे रोहित शर्मा ने मेरे हिसाब से गलती किया है। आप 248 हमको पता था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, एक बार रोहित शर्मा आउट तो खत्म बात। शुभमन गिल पता नहीं क्यों मारने चला गया और बॉल नीचे रह गया, बोल्ड हो गया। पूरे सीरीज पे शुभमन गिल T20 में भी ओडीआई में भी इतना ज्यादा इंप्रेसिव देखा नहीं है। हालांकि शुभमन गिल एज ए ओडीआई बैट्समैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो कैलिबर, वो परफॉर्मेंस इस सीरीज पे बाहर आया ही नहीं कभी। ठीक है, उसके बाद रोहित शर्मा स्लॉक स्वीप करने गया, वेलाडे के बॉल पे बॉल बहुत बाहर चला गया आउटसाइड एज। और जो कैच पकड़ा है कुशाल मेंडिस ने, इतना डिफिकल्ट होता है ऐसे कैचेस पकड़ना, बेहतरीन कैच था मेरे लिए, बेहतरीन कैच था। मतलब आपको वो कॉल लेना, एक तो आपको समझ में नहीं आता कि ये बैट पे लगेगा कि नहीं, ऊपर से जब थिक एज लगता है स्लॉक स्वीप पे, वो कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बेहतरीन कैच था। जब रोहित शर्मा आउट हुआ, फोर्थ पे ऋषभ पंत आ गया था, थिक्सना के बॉल पे बॉल हाथ से छूटने से पहले वो आधे पिच पे कूद गया, फ्लाइटेड था, ऑफ स्पिन था, बीट हो गया, स्टंप। विराट कोहली पे आते हैं अब। विराट कोहली इस सीरीज पे 3 बार प्लम्प्ड हुआ है, एलबीडब्ल्यू आउट। आप 3 बार एलबीडब्ल्यू होना, मतलब इसका इंपोर्टेंस आप समझो। अगर वो बोल्ड होता तो अलग बात होता, अगर वो कैच होता तो अलग बात है, आउटसाइड एज लेके अलग बात है। एलबीडब्ल्यू स्पिनर्स के अगेंस्ट, मतलब आपको बहुत समझ में नहीं आए, आप बीट हुए हो, आपने हाथ से बॉल को
पड़ा ही नहीं। और ऐसा नहीं कि विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने गया, मिस हो गया, पैड पे लग गया, स्लॉक स्विप करने गया, बॉल बहुत आगे था, बैट के नीचे से पैड पे लग गया। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने रिस्की शॉट खेला है। तीनों मैचेस पे एलबीडब्ल्यू हुआ, तीनों मैच पे विराट कोहली डिफेंस करते हुए, डिफेंड कर रहा था, वो डिफेंड करते हुए प्लम्ड हुआ है। डिफेंड करते हुए प्लम्ड मतलब वो बॉल उसको समझ भी नहीं आया बिल्कुल भी। मुझे एक स्टेट्स याद आता है 2015 का, जो दिखा रहे थे कि इंडिया के दो बेस्ट बैट्समैन व्हाइट बॉल में, जो स्पिनर्स के अगेंस्ट जिनका एवरेज सबसे ज्यादा है और जो स्पिन को सबसे बेस्ट खेलता है, उन दो बैट्समैन का नाम था 2015 का एक स्टेट्स आया था, विराट कोहली और एम एस धोनी। बहुत शॉकिंग स्टेट्स मैं कहता हूं क्यों, विराट कोहली और एम एस धोनी 2015 का बात कर रहा हूं, जो इंडिया के बेस्ट जिनका एवरेज था अगेंस्ट स्पिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में। धोनी का बिना उसके बाद इतना डाउनफॉल हुआ है स्पिन के अगेंस्ट, उसको बॉल समझ में नहीं आता था। अगर आप देखो वो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, रशीद खान को खेले नहीं पता था आईपीएल में। मतलब उसके बाद एक टाइम में जहां पे धोनी स्पिन को खेले नहीं पता था, और आजकल तो जब वो देखता है कि ग्राउंड में स्पिनर्स बॉल डाल रहे हैं, वो आता ही नहीं बैटिंग करने, वो शार्दुल को भेज देता उसके ऊपर कि तू जा, क्योंकि उसको अभी स्पिन खेलना आता ही नहीं है। उसने तो मतलब पब्लिकली वो एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से होता नहीं स्पिन खेलना। और अभी तो एटलीस्ट वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इतना उम्र हो गया, शायद आंखों से वो पढ़ नहीं पाता होगा, रिफ्लेक्स थोड़ा वीक हो गया। लेकिन धोनी एक टाइम पे जहां पे 2015 के स्टेट्स पे वन ऑफ द बेस्ट एवरेज था उसका स्पिन के अगेंस्ट, जैसे कैरियर प्रोग्रेस हुआ है बहुत खराब हो गया था धोनी स्पिन के अगेंस्ट। सेम विराट कोहली के लिए हो रहा है। विराट कोहली एक टाइम पे स्पिन को बेस्ट खेलता था, बेस्ट खेलता था। अभी जो विराट कोहली का हुआ है ना, वो शायद मुझे इंग्लैंड वाला सीरीज आता है जहां पे आदिल रशीद शायद 2-3 मैच पे उसको लगातार आउट कर दिया। उस टाइम पे आदिल रशीद टेस्ट से रिटायर ले चुका था, लेकिन विराट कोहली का विकेट लेने के लिए वो टेस्ट पे वापस आया था, वो सीरीज खेलने के लिए। उधर से विराट कोहली शायद स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता गया, और अभी विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, जो सच बात है। और ये बात शायद विराट कोहली को खुद भी पता होगा, क्योंकि 3 मैच में लगातार डिफेंस करते हुए प्लम्प हो जाना बहुत बड़ी बात है विराट कोहली जैसे बैट्समैन के लिए, जो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। बहुत बड़ी बात है, जो बहुत कंसर्निंग इशू है। विराट कोहली इसको एज ए चैलेंज लेगा, मुझे पता है, बहुत प्रैक्टिस करके आएगा। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मतलब पड़ ही नहीं पा रहा हाथ से। अगर आप कल का भी बॉल देखो, शायद वेलालगे का बॉल था, वो ऑफ स्पिन के लिए खेल गया विराट कोहली, बॉल आर्म बॉल था जो गिर के तेजी से अंदर आया। बैट और पैड के बीच इतना बड़ा गैप था, मैं शॉक था कि ये सच में विराट कोहली है। मैं शॉक था। उसके बाद इंडिया से बैटिंग हुआ ही नहीं। अक्षर पटेल वेल्ला के बॉल पे शायद कट करने गया, बॉल इतना बाद लेट स्पिन हुआ, उसका स्टंप चला गया, इतना अंदर आया स्पिन होके। किसी से भी बैटिंग हुआ ही नहीं। श्रेयस अय्यर प्लम्प्ड। जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ, गौतम गंभीर गाली दे रहा था, गंभीर का रिएक्शन देखने एक बार श्रेयस अय्यर विकेट पे, किसी से भी नहीं। रियान पराग, उसको लगा वेंडरसन का बॉल क्योंकि ऑफ स्टंप पे पिच होता, बॉल पिच होके स्पिन होके बाहर जाएगा, उसने छोड़ दिया बॉल, बॉल ऑफ स्टंप पे गिर के मिडिल स्टंप पे जाके लगा है। किसी ने हाथ से पड़ा ही नहीं स्पिनर्स को। ऐसा नहीं है कि बॉल समझ में आ रहा है और पिच पे इतना क्रैक्स है कि गिर के इधर उधर जा रहा है, जैसे टेस्ट में होता है। टेस्ट में होता है ना कि बॉल मतलब नेथन लायन बॉल डाल रहा है, कहीं भी क्रैक पे गिर गया बॉल, तो आपको समझ में आ गया, आपने पढ़ लिया कि ऑफ स्पिन है। लेकिन इतना ज्यादा टर्न हो रहा है शाफ्टर कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खेलूं, ऐसा नहीं था। अगर आप रियान पराग को विकेट देखो, बॉल पिच शायद ऑफ स्टंप पे हुआ था या फिर ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर हुआ था, उसने छोड़ दिया कि बॉल लेग स्पिन होके बाहर जाएगा, उसने लीव कर दिया टेस्ट मैच की तरह, बॉल अंदर आके मिडिल स्टंप पे जाके लगा है। किसी से भी बैटिंग नहीं हुआ है। वॉशिंगटन में थोड़ा बहुत ट्राई किया है, शिवम दुबे, भाई साहब मैंने पहली बार देखा है किसी बैट्समैन को आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ के स्लॉक स्वीप खेलने गया। ये कौन करता है? कदमों का इस्तेमाल करके लोग ज्यादा सीधा खड़े होकर मारता है, वो कदमों का इस्तेमाल किया, फिर नीचे बैठा, फिर स्लॉक स्वीप खेलने गया, प्लम्ड। 26 ओवर्स पे ऑल आउट इंडिया, जो बहुत ही शेमफुल है। हारा है वो अलग बात है, लेकिन किस तरीके से हार रहे हैं हम? 50 ओवर खेला नहीं जा रहा हमें। कल 9 बैट्समैन के साथ आए हैं, 9 बैट्समैन, 9 नंबर तक बैटिंग था हमारा, फिर भी 26 ओवर तक ही बैटिंग हुआ है। और अगर आप रोहित शर्मा का शक्ल देखो मैच के बाद, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बहुत सीरियस शक्ल लेकर आया था रोहित शर्मा, जहां पे रोहित शर्मा को पूछा भी गया था क्या हमने लाइटली, आप लोगों ने लाइटली ले लिया T20 वर्ल्ड कप जीत के? रोहित शर्मा ने कहा बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं ब्लू जर्सी पहन के कैप्टनसी कर रहा हूं इंडिया का, कोई भी सीरीज हम लाइटली ले नहीं लेते। बहुत सीरियस था रोहित शर्मा, और साफ साफ पता लगता है कि अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से हम हारे। हार तो हम कोई भी सीरीज हार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कोई बायलैटरल सीरीज हार रहे हैं,
कोई भी सीरीज हार सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो देखो कैसे परफॉर्म किया हमारे बैट्समैन ने। ठीक है, गंभीर को अभी ब्लेम करना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गंभीर आगे खुद बैटिंग नहीं किया, बहुत ही खराब बैटिंग किया हमने। थोड़ा बहुत बैटिंग पोजीशन शायद इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए था, लेकिन बेचारे के पास कुछ शायद ये नहीं है, टाइम नहीं है। 6 ही मैच है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, शायद वो 6 मैच पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना चाहता था कि देख लेता हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर क्या करता है, या फिर दुबे क्या कर सकता है, ऋषभ पंत क्या कर सकता है। सो उसने ट्राई कर लिया अपना, लेकिन इतना खराब बैटिंग कभी भी कहीं भी कोई भी पिच पे जस्टिफाइड नहीं, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट। श्रीलंका के मेन बोलर्स तो है ही नहीं, पाचराना नहीं है, चामिरा नहीं है, हसरंगा नहीं है, मधुशंका नहीं है, कोई भी बॉलर्स है नहीं मेन बॉलर्स। जिन बॉलर्स के लोग बेंच करवा देते बाहर होते स्क्वाड से, ये लोग इस इन बॉलर्स के साथ खेल गए। बहुत बड़ी बात है श्रीलंका के लिए। क्रिकेट का जीत हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट यही चाहता है कि छोटे टीम बड़ी टीम के साथ अच्छा खेले, अच्छा लगता है, जैसे कि अफगानिस्तान अच्छा करता है। श्रीलंका मतलब जो उनका रहा है लास्ट कुछ साल बहुत ही खराब गया है, तो बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए बहुत सारे कंसर्निंग इश्यूज है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एक तो विकेट कीपर बैट्समैन, मुझे लगता है दोनों फॉर्मेट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इससे ये ट्रस्ट नहीं देता। दूसरा जैसे स्पिन के कैच खेलते हैं, और मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हो जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा तो दुबई में भी हो सकता है, लेकिन श्रीलंका पाकिस्तान का डिस्टेंस इजी लगता है इंडिया को ट्रैवल करना श्रीलंका में, तो हो सकता है कि श्रीलंका में हो जाए जैसे एशिया कप हुआ था। तो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि हम कैसे खेलेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जडेजा का जगह बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन्होंने किया है लोअर ऑर्डर में, मुझे लगता है कि जडेजा भी वापस आ जाएगा शायद ओडीआई में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।